हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। शहबाज हुकूमत के दो ताकतवर वजीर कौमी असम्बली में आमने सामने आ गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कौमी असम्बली में दबंग तकरीर करना महंगा पड़ गया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी किसी का नाम लिए बगैर ऐवान में बरस पड़े। अपोजिशन के बजाय हुकूमती वज़रा एक दूसरे के खिलाफ आखिर क्यों बोल पड़े? आखिर ये मामला क्या है? इस सारे इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी और इनसे तफसीलात जानेंगे। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी और खुद मुख्तार इदारों के बोर्ड मेंबरान का गठजोड़, सरकारी खजाने से करोड़ों के अलाउंसेस और मरात लेने का इंकशाफ। वफाकी सेक्रेटरी सेनेट खजाना कमेटी इजलास में SECP के मेंबरान और चेयरमैन का दिफा करते रहे। कमेटी मेंबरान के सख्त सवालात। दूसरी तरफ हुकूमती सेनेटर अफनानुल्लाह की सेक्रेटरी कानून पर चढ़ाई। वजारत कानून पर प्राइवेट बिल चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। सेनेट खजाना कमेटी इजलास की एक्सक्लूसिव कहानी जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। और PTI अरकान पार्लियामेंट का कमेटियों से मुस्ताफी होने का सिलसिला जारी। 23 अरकान असेंबली कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो गए। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर के कालाबाग डैम पर बयान देने पर पार्टी के अंदर भी तनकीद जारी। सियासी मामलात पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हनीफ अब्बासी साहब, वफाकी वजीर रेलवे हैं। इनसे बात करते हैं और तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अब्बासी साहब, बड़ी धुआंधार आपने जो है वो तकरीर की है कौमी असम्बली में और नाम लिए बगैर आपने तकरीर की, लेकिन ज़बान ज़द आम है कि ये आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात का जो है वो जवाब दिया है। ये आपके अपने ख्यालात थे या पार्टी लीडरशिप के ख्यालात थे जिनका आप जिक्र कर रहे थे? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैंने एक दो जगह और भी बात की है। मैं ये तरदीद करता हूँ बिल्कुल कि मैं जिंदगी में, ये क्लासरा साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, 2003 से इनके साथ शनासाई हुई, बल्कि उससे पहले की है। और ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जिंदगी में किसी के कहने में कभी कुछ नहीं किया। अगर किया होगा तो अच्छा ही किया होगा। इस तरह का काम मैंने नहीं किया कि जो मैं किसी के खिलाफ किसी के कहने पे हो जाऊं। फिर मैं एक और कहूँ कि मैं किसी के आमने सामने नहीं हूँ और मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैंने जो बात की है वो हक सच की बात की है और वो बात मैं कहता रहूंगा। उसमें मुझे मौक़िफ़, मेरा अपना मौक़िफ़ है, ख्वाजा साहब का अपना मौक़िफ़ है। वो मेरे बुजुर्गों की तरह बड़े हैं हमसे, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान के अंदर जब भी आप हुकूमत में होते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत में होते हुए अपोजिशन के मजे लें। अपोजिशन के मजे लेने के लिए अपोजिशन बेंचों में बैठना होगा और हुकूमत में खड़े होकर आपने हर बात का जवाब देना है। यानी अगर मैं इस वक्त कहूँ कि हुकूमत में फलां करप्शन है, इंक्रोचमेंट है, तबाही है, बर्बादी है, तो फिर भाईजान हुकूमत से निकल जाए, ये मैं अपने आप को कहूंगा। ठीक है ना जी? तो कहने से मुराद ये है कि जब आप हुकूमत में हैं तो आप नहीं कह सकते कि ये चीज जो है वो गलत हो रही है, ब्यूरोक्रेसी लूट रही है, ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल चली गई है। तो भाईजान ये किसका काम है? अगर एज ए मिनिस्टर मैं अगर बात करूं कि ब्यूरोक्रेसी लूट रही है, मैं अगर कहूं तो भाईजान मैं जिम्मेदार हूं ना। हुकूमत मेरी है, पंजाब में हुकूमत मेरी है, मरकज में हुकूमत मेरी है। इवन मेरे वजीर आजम की हुकूमत तो चले KPK के अंदर हम नहीं कहते कि वो उनके अंदर एक शऊर नहीं है, लेकिन सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलोचिस्तान की हुकूमत है, लेकिन मेरा वजीर आजम वहां भी फॉल करते हैं, वहां भी उनकी जुरिस्डिक्शन है और हर जगह इवन KPK के अंदर जुरिस्डिक्शन है, लेकिन वहां का वजीर आला नहीं मानता, कहता है नहीं जी हमने तो करप्शन को खत्म नहीं करना, तो हम जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते। लेकिन बाकी जगहों के ऊपर तो वो अपना वो जितने इक़दामात हैं और KPK के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तो उसी पॉलिसी के तहत लड़ी जा रही है जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। तो कहने से मुराद दिया जब आप हुकूमत में होते थे एक जिम्मेदार की हैसियत से जिम्मेदाराना बात की जाती है। ख्वाजा साहब की जगह कोई भी हो, ना मैंने किसी के कहने पे किया, ना मैंने ख्वाजा साहब के खिलाफ किया। मैं कोई बंदा भी होगा, वो एक MNA होगा, हुकूमती एक वजीर होगा, अगर मैं समझूंगा कि इसने अपनी हुकूमत का रहते हुए, हुकूमत में रहते हुए उसने हुकूमत का हक अदा नहीं किया बल्कि अपोजिशन वाला किया, तो मैं उसको भी यही मशवरा दूंगा। मुझे कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। अच्छा, पहले भी उन्होंने बयान दिया था हाइब्रिड हुकूमत के हवाले से, उसका भी जो है वो आपने जवाब दिया। अभी भी उन्होंने ये बयान दिया है, बीच में भी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो है वो उन्होंने बातें की थी। नहीं, आप देखें ना, मेरी बात सुने, मैं आपकी बात काट के बात करने लगा हूँ। जी फरमाइए। अब आप देखिए कि मैं कैसे मान जाऊं कि मेरा जो निजाम है, जिसको मैं जमहूरी निजाम कहता हूँ, उसको हाइब्रिड निजाम कह दूं। ये मैं कैसे कह दूं कि मेरी जो इस वक्त की पिछली 40 साल, जिसमें 30 साल मेरी 35 साल मेरी पार्टी की हुकूमत रही है, कि वो निजाम गंदा था।
या मैं कैसे अपनी पार्लियामेंट को बुरा कह दूं? अगर कोई कहेगा तो मैं भी कह दूं, ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो इसलिए ये चीजें जो है, मैं कैसे कह सकता हूं कि हाइब्रिड निजाम जो है वो मुल्क के अंदर कायम है? मैं नहीं मानता जी, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, मैं जो पूछना चाह रही थी आपसे अब्बासी साहब कि ये क्यों ख्वाजा आसिफ जो है उनके ये जो इस किस्म के बयानात हर दूसरे दिन जो आ रहे हैं, इसको क्या समझा जाए? आपने कहा उम्र का तकाजा है, किसी से नाराज हैं। आज मैंने नहीं कहा, आज मैंने उम्र का तकाजा आपके नहीं, आपने वो जब हाइब्रिड वाली बात हुई थी तो आपने ये बात की थी, उस वक्त की थी, उस वक्त कोई और बात थी। इस वक्त बात जो है वो जो उसी की रहते हैं कि मेरा कहने से मुराद ये है कि कोई भी शख्स हो, वो ख्वाजा साहब हो, ख्वाजा साहब की जगह कोई शख्स जो है वो खड़े होकर अपनी ही हुकूमत को लान तान करेगा, मैं उसके खिलाफ। तो नाराज हैं किसी से इसलिए लान तान कर रहे हैं? मैं मुझे नहीं पता, यकीन माने मुझे ना उन्होंने बताया है, ना मैंने उनसे पूछा है। मैंने तो कहा है हमेशा, मैंने जब आप टेलीविजन चैनल पे देखते होंगे, मैं आता हूँ 2 महीने बाद, महीने बाद, तकरीर भी मैं रोज, मुझे शौक नहीं होता, क्योंकि जितना आप बोलते जाएंगे उतना कोई ना कोई गलत मुंह से बात भी निकल जाती है। हाँ। तो मैं तो कभी असेंबली के अंदर उस वक्त बोलता हूँ जब मेरे अंदर के जज्बात जो है ना वो बस उछलने लगते हैं, तो मैंने कहता हूँ फिर आप इनको इजहार कर ही दें। अच्छा, ठीक है जी अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया, मैं थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है कि आप ज़्यादा नहीं जाते टीवी शोज में, यू आर वेरी काइंड सर। अभी आपने बात, यकीन माने आपने सही कहा कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन आपका प्रोग्राम है, एक और दोस्त है उनका था, बस 2 प्रोग्राम मैंने कहे कि वो भी आपने कहा, तो मैं जो हक सच है अगर मैंने उधर कहने में वी आर ऑनर्ड सर, आप हमेशा इज्जत देते हैं हमारी, इधर कहने में मुझे क्या हर्ज है अगर हक सच बात करनी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप समझते हैं जैसे अभी रबिया ने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब कुछ अरसे से नाराज लग रहे हैं, और मैंने तो खैर इस पर कॉलम भी लिखा था कि जब से सियालकोट में इकबाल संघेड़ा साहब जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद ही ख्वाजा साहब ट्रिगर हुए हैं। ये आपको लगता है कि इसका उस नौजवान अफसर की उस गिरफ्तारी से ख्वाजा साहब के गुस्से का, डिससेटिस्फेक्शन का कुछ है ताल्लुक, लिंक है? नहीं, इस पे देखें वो तो ख्वाजा साहब बता सकते हैं, लेकिन मैं ये तर्जमानी उनकी जगह करूंगा कि ये इससे पहले की ख्वाजा साहब की गुफ्तगू है, जो आपने याद होगा ड्यूरिंग वार भी उन्होंने कहा कि हम यूरोप और अमेरिका के जो गंदे कपड़े हैं यानी दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे हैं, तो हिंदुस्तान यूएनओ में लेके चला गया वो स्टेटमेंट उठा के, और हाइब्रिड निजाम की बात भी उन्होंने पहले की है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये चीजें जो है उससे उस शख्स से रिलेटेड है जो पकड़ा गया, मुझे उसकी किसी हकीकत का कोई इल्म नहीं, लेकिन ये गुफ्तगू उनकी पहले से जारी सारी है, जिससे मेरा इत्तेफाक नहीं है। हो सकता है जिसका इत्तेफाक हो वो इत्तेफाक भी ख्वाजा साहब से करता हो। मैंने कलासा साहब जरा मुझे समझने की कोशिश करें कि आप तो ऐवान को बड़े अच्छे से कवर कर रहे हैं, हुकूमती बेंचों में बैठकर आप ये इजहार नहीं कर सकते अपोजिशन वाला, बस वो ख्वाजा साहब करे, कोई और बंदा करे, कोई मेरा सीनियर करे, कोई मेरा जूनियर करे, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो नहीं समझेगा तो मैं फिर उसी जगह जवाब दूंगा ताकि लोग सारे देखें, दुनिया देखे ना। आपने अच्छी बात की कि फेयर अनफ के एक फेडरल मिनिस्टर जब बात करेगा तो खबरें बनेगी, स्टोरीज बनेगी और पूरा उस पर अनरेस्ट होगा, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। अपोजिशन तो वहाँ से निकल गई है, वो तो मौजूद भी नहीं है वहाँ पे, आपको नजर ही नहीं आती पीटीए वगैरह। सो ये पूरा हाउस अगर खाली, अगर 1-2 मिनिस्टर खड़े होकर अपनी हुकूमत पे कोई ना तनकीद करते हैं, गुड का बैड का आप करते हैं, जिससे तस्वर जाता है कि हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी जो है, चलो अपोजिशन इमरान खान साहब की पार्टी तो नहीं, चलो उनके अपने वजीर अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं हुकूमत की, तो आपको लगता नहीं है कि ये थोड़ा सा ज़रूरी है कि लोग समझते होंगे कि जनाब एक जमहूरी कल्चर है, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं, मुख्तलिफ व्यूज़ हैं और वो अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको भी असाइन किया गया हो कि जनाब का अपोजिशन का जो गैप है वो आपने फिल करना है। पहली बात तो ये कि मुझे तो किसी ने असाइन ना कर सकता है, ना किया किसी ने। मैंने उनका कहा है, आपका नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ साहब का कहा है सर। मैं इतनी गुस्ताखी आपको नहीं कह सकता, मैं उनका कह रहा हूं सर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं उनकी जगह भी कहता हूं, मेरा नहीं ख्याल, उनके अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बार बार इस बात का इजहार करती हैं। जहां तक आपने अपोजिशन की बात की, मैं तो उस शख्स को भी बदकिस्मत समझता हूं जिसने 5 हुकूमतों को अपने हाथ से गिरा दिया था इसी ऐवान के अंदर। ठीक है जी, उनको तो अपोजिशन करनी नहीं आई, बात आपकी ठीक है, फिर असि आप ही अपोजिशन कर लीजिए, तो वो आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन सर हम अपोजिशन नहीं कर सकते, हमने हुकूमत करनी है और हुकूमत वजीर आजम कर रहा है, वजीर आला पंजाब कर रही है, अलल ऐलान नहीं, दुनिया को पता चल रहा है। अभी फ्लड से आपके कई दोस्त आए हैं, पंजाब के फ्लड से भी आए, उधर भी जो तूफानी बारिशें हुई केपीके के अंदर, वाज़े फर्क है हुकूमत के काम करने में। इसी तरह वजीर आजम की जो खारजा पॉलिसी रही ड्यूरिंग वार, बिफोर वार, आफ्टर वार,
पूरी दुनिया में जब वो गए हैं, और एक तरफ देखें फील्ड मार्शल अमेरिका में, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चाइना में, और वजीर आजम अजरबैजान में, और सारे आपको वेलकम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ जंग होती है, एक दोस्त खड़ा नहीं होता उसका, और हमारे 5-6 दोस्त सर वो तो आपकी बिल्कुल बात है, ठीक है, जंग के दिनों में ऐसा ही हुआ जैसे आप बता रहे हैं, नो डाउट इस पे। तो लेकिन हम ये भी देखते हैं कि एक यहाँ पे टर्म होती है, इस्तेमाल की थी अगर की जाती सदियों से, ट्रोजन हॉर्स, ये ग्रीक वार के दौर से ये चलते होते हैं। उसमें जब उनकी जंग हुई थी वहाँ पे हेलेन ऑफ ट्रॉय के लिए लड़ी गई थी, तो उसमें एक टर्म यूज होते ट्रोजन हॉर्स के तौर पर। तो आप समझते हैं कि ये ख्वाजा आसिफ साहब भी उसी तरीके का आपकी पार्टी के लिए, हुकूमत के लिए ट्रोजन हॉर्स साबित हो रहे हैं कि अपने ही रैंक्स को उनको ये नुकसान दे रहे हैं? और मैं कहता हूँ देखिए ये नुकसान जरूर होता है, इससे मैं कैसे कहूँ कि नुकसान नहीं होता। अगर नुकसान ना हो रहा होता तो क्या मैं बात करता? मुझे क्या, मैं मेरी को जाती तो नहीं दुश्मनी, पहले कह दी मेरे तो बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, और उम्र में भी मेरा और उनका कम से कम भी 22-23 साल का फर्क है। वैसे तो मेरे बात सुने, मैं आपकी बात कर रहा हूँ आने लाइटर नोट, ख्वाजा साहब आपकी बाकी बातों पे तो वो नाराज नहीं हुए होंगे, उन्होंने एज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट लिया होगा। आप जो उनकी उम्र बता के अपना और उनकी उम्र का गैप बता रहे हैं, मेरा ख्याल इस बात पे जरूर ऑफेंस लेंगे वो। हाँ नहीं, वो इस पे शायद रिएक्ट कर जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो बड़े बंदे रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेरी उम्र तो आपको पता ही है, आपसे तो छुपी हुई नहीं है ना। नहीं, आप मुझसे भी छोटे हैं सर, मैं चले इस मामले को इस तरह सेटल करते हैं सर। नाज़रीन, हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये बताइएगा सर जी, आपने कहा इतनी बड़ी, आप दोनों इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, और आपको समझा जाता है आप शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं, आपका उनको एक पुराना आपका उनका ताल्लुक है, इसलिए उन्होंने आपको अगर तमाम तरह इस मुखालफत के बावजूद मुझे तो पता है उन्होंने आपको वजीर भी बनाया और वजारत भी बड़ी तगड़ी वजारत दी है। अब लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होंगे, बेशक आप कहते रहें जी मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरा किसी को मैं डिक्टेशन नहीं लेता, लेकिन वो कैसे मान लें कि आसिफ साहब जो ख्वाजा आसिफ साहब बड़े अहम वजीर हैं, आज के नहीं है, पिछले मतलब उनको 30 साल से ज़्यादा 35 साल से हो गए कि नवाज शरीफ साहब उनकी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। ये मुमकिन ही नहीं है वो कहते हैं कि आप हनीफ अब्बासी साहब बगैर प्राइम मिनिस्टर से बात किए इतनी बड़ी तकरीर वो कौमी असम्बली में करेंगे। अच्छा सर, मेरी बात सुने क्लासा साहब, ये अल्लाह जानता है मेरा और मैं जानता हूँ सर, और अगर इसमें झूठ हो तो मेरा ख्याल है मुझे सियासत तो दूर करने का, दूर फेंक के मेरी सियासत को, मुझे इंसान कहलाने का हक हासिल नहीं है। और आज तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, अच्छा सर, ना मुझे जिंदगी में उसने आज तक मेरे अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट है, कभी उसने ये नहीं कहा था कि जाओ इसको पकड़ लो और इसको मारो, या मारो से मुराद ये नहीं इसके खिलाफ बात करो। मुझे आज तक प्राइम मिनिस्टर ने जब भी कहा, उन्होंने कहा कि यार ये हॉस्पिटल क्यों नहीं बना, ये मेट्रो अभी तक क्यों नहीं बनी, ये ब्रिज अभी तक, बहुत पॉजिटिव आदमी है सर, उससे कभी तवक्को नहीं रखी जा सकती कि वो शख्स हनीफ अब्बासी को कहे किसी के खिलाफ बात करने को। एक दूसरी ख्वाजा साहब की और उनकी आपस की दोस्ती इस तरह है भाई, मुझे कोई इसमें गलत फहमी नहीं है। और ख्वाजा साहब पार्टी के सीनियर तरीन लीडरों में से हैं, ठीक है जी, मेरे नहीं लोगों के होंगे या कायदीन में से होंगे। मैं तो मियां नवाज शरीफ मेरे भी कायद हैं, ख्वाजा साहब के भी हैं। ख्वाजा साहब से मैंने बताया कि उनकी तो पुरानी एफिलिएशन है और शहबाज साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। मेरा कोई उनके साथ लिखे, क्लासा साहब आप मेरे मौकों को समझने की कोशिश करें सर, और अगर आप जैसा बंदा नहीं समझ सकेगा तो मैं कहां दीवारों पे जाके अपना टक्कर मारूंगा। मुझे ये बताएं कि मैं हुकूमत में हूं तो मैं कैसे गिला कर सकता हूं कि इंक्रोचमेंट है? मैं हुकूमत में हूं, मैं कैसे गिला कर सकता हूं? उनकी बातें ठीक है या गलत है? मतलब ख्वाजा साहब को 1 मिनट के लिए हम इससे निकल जाते हैं कि वजीर हैं, हुकूमत में, जो उन्होंने बातें की ख्वाजा साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे, लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मीडिया अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अगेन के कह रहे हैं गलत है, ठीक कर रहे हैं ख्वाजा साहब, वो पंजाब की कह रहे हूँ, सियालकोट की कह रहे हूँ, वो सेनेटर की कह रहे हूँ, जो ठेकेदार ने जिस तरह वहाँ पे माल शाल बनाया उनके बकौल सेनेटर भी बन गया। वो कहते तकरीर में बातें तो ठीक की है ख्वाजा साहब ने, वो ठीक है वजीर थे, आप कह रहे हैं नहीं करनी चाहिए, बातें ठीक है सर उनकी सारी। उन्होंने कहा हमें आते हैं ठेकेदार आते हैं, हमें खरीद लेते हैं, हमें बाई कर लेते हैं, सियासतदानों को माल बनाते हैं, ठेके लेते हैं। भाईजान हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, अच्छा ठीक है सर। मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि इस चक्कर में ना ही पड़े। मैं अल्लाह के नबी ने फरमाया आप दूसरों का पर्दा रखें ताकि अल्लाह आपका पर्दा रखे, ठीक है जी। और कहने से मुराद ये है कि दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये किसी के ऊपर, इस मनसब के ऊपर बैठ कर ना सर अकाउंटेबिलिटी करते हैं, नाम लेके नहीं बात करते, किसी को मैं तन नहीं चढ़ाऊंगा। ये आप देखते नहीं है हमारी स्टैंडिंग कमेटीज में क्या होता है? उन स्टैंडिंग कमेटीज में हमने देखे ना, जब आपके काम पे अबूर हासिल हो तो हमें किसी अफसर को डराने की जरूरत नहीं होती।
हम अपने काम के बलबूते पे उससे अपना काम निकलवाते हैं कि ये काम। तो अगर मैंने अफसर को अपने लिए डराना है तो फिर वो एक अलग चीज है, वो फिर सियासत नहीं है, वो ब्लैकमेलिंग है। तो कहने से मुराद ये है कि अगर आपने अपना काम करवाना है, हमने मेट्रो रावलपिंडी इस्लामाबाद बनाई, आपके सामने है 170। नहीं भाई साहब, आपने उसका मुझे प्लीज जवाब दीजिएगा। आप भी बोल्ड और ब्लंट आदमी है, ख्वाजा साहब भी इसी तरीके, दो चार तो लोग हैं जो बोल्ड एंड ब्लंट एंड ब्रेव हैं, हमें नजर भी आते हैं, आप भी उसी तरीके से हैं, एक फायर ब्रांड है। क्या जो बातें ख्वाजा साहब ने की हैं पिछले कुछ दिनों में वो गलत की हैं, ठीक की हैं? इसको छोड़ देते हैं वजीर हैं या नहीं है? नहीं सर, वो बातें किसी तरह जस्टिफाई नहीं करती सर। आगे बताएं। किसी तरह जस्टिफाई नहीं करती सर। जो जिम्मेदारी मेरी है मैं रऊफ क्लासरा पे नहीं डाल सकता सर। जो जिम्मेदारी मेरी है, ये मैडम बैठी, मैंने इन पे डाल सकता सर। जो जिम्मेदारी मेरी है मुझे कबूल करनी होगी। मीठा मीठा हाफ पाप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता सर। अच्छा, ये क्या वजह सर, ये क्या वजह? दोनों कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, दोनों शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं, ये इशू कैबिनेट में उठाए जाते हैं? ख्वाजा साहब ने कभी बात की है कैबिनेट में? कभी आपने वहां जवाब दिया या बाकी मिनिस्टर्स ने जो उनके कंसर्न्स हैं? कभी ऐसी बात कैबिनेट में कभी ऐसी गुफ्तगू हुई नहीं, मेरे सामने तो नहीं हुई। तो आपकी पार्लिमानी पार्टी में कभी हुई है या इजलास ही कभी नहीं हुआ है पार्लिमानी पार्टी का? वहां पे मतलब फोरम होते हैं ना, पार्लिमानी पार्टी के इजलास होते हैं, वहां भी ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई कभी। तो ये क्या वजह है कि वहां पे ना पार्लिमानी पार्टी में ये गुफ्तगू हो रही है ना कैबिनेट में हो रही है? फिर तो ख्वाजा साहब जाएंगे, वो कौमी असेंबली में ब्लास्ट करेंगे, आप भी नहीं करेंगे। आप समझदार है ना, नेशनल असेंबली में बात करने से बात कोई हमालिया क्रॉस कर जाती है ना। नहीं तो उसकी आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी ख्वाजा साहब की नाराजगी की, जैसे रबिया ने स्टार्ट में पूछा था। वो तो उनसे पूछे ना, वो अपनी नाराजगी की वजह बता सकते हैं। मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैं तो आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, आपकी वजह से मैं प्रोग्राम में आ गया। सर आई एम ग्रेटफुल सर, आई एम सॉरी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा उनके साथ जाती कोई इख्तिलाफ नहीं। जो शख्स खड़ा होगा और मैं समझूंगा ये मुल्क, कौम और पार्टी के मफाद में ये चीजें नहीं है, तो मैं खड़े होकर उस बात को, जो अपोजिशन में खड़े होकर लोग हमें गालियां भी निकाल रहे होते हैं, क्लासरा साहब क्या हो गया, हम सुनते नहीं है, हम सुनते नहीं है, ठीक है। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, वो खड़ी होकर बात करती है, तो हम सुनते नहीं है सर। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की या सूबे पंजाब सूबे की गवर्नमेंट के जिम्मेदार मैं हूँ, पाकिस्तान रेलवे का वजीर जिम्मेदार। अच्छा सर, ये बताएं कि आप साहब जरा मियां नवाज खराबियों का भी, उसकी खराबियों का भी, दोनों का और अच्छाइयों का। अच्छा सर, ये बताएं, इस वक्त जो गुफ्तगू ख्वाजा साहब ने किया, आपने उनका एक जवाब दिया, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा और ये शहबाज शरीफ साहब, वो सदर पार्टी के हेड्स हैं, वो तीनों किसी न किसी पोजीशन में, वो आप और उनके मामले में न्यूट्रल हैं? ना उन्होंने आपसे रब्ता किया, ना ख्वाजा आसिफ साहब से किया? इट्स ए फ्री फॉर ऑल, दोनों एक दूसरे के साथ वो जो गुफ्तगू करनी है फोरम पे कर लें, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी है, जमहूरी फोरम है, आपको भी इजाजत है, उनको भी इजाजत है। हम इसको पॉजिटिवली भी तो देख सकते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब आपस में खुद तय कर लें, हम तो एक जमहूरी पार्टियां, ख्वाजा साहब भी ठीक कह रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब भी ठीक कह रहे हैं, रबिया भी ठीक कह रही है, रऊफ भी, सारे ठीक कह रहे हैं, अपनी अपनी राय है। तो क्या वो न्यूट्रल हो के बैठ के सब कुछ देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी भी क्या फर्क पड़ता है, हर कोई अपनी राय दे? तो बस ठीक है, फिर मैं भी इसको मान लेता हूँ। डेमोक्रेटिक तो हम है ना, मैं तो हाइब्रिड निजाम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो डेमोक्रेटिक हूँ। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने ये तो बड़ा कंप्रिहेंसिव हो गया। आज मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी कोई सुनी आपने कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपकी आंख से? मैं एक्चुअली कराची था, आया हूँ अपने काम के लिए, ये पाकिस्तान रेलवे के हवाले से फ्लाइट में था, फिर यहाँ भी आके स्टेशन के दौरे किए, तो अभी मैं आपके प्रोग्राम की वजह से फिर यहाँ पे आया हूँ। अच्छा सर, मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। उस पॉइंट्स में आने से पहले बड़ी खौफनाक बातें की उन्होंने। शहबाज शरीफ साहब को करप्शन में बड़े शदीद इल्जाम लगे हैं, आपके साबिक गवर्नर भी रहे हैं और वो तर्जमान भी रहे हैं मुहतरमा इनके मरियम नवाज साहबा को। वो मैं आता हूँ उस पर, आपको एक तो मैं उस पॉइंट्स बता के आपको वर्जन लेता हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझाएं सर, आपके जितने सीनियर लोग थे, चौधरी ये निसार अली खान साहब छोड़ गए, शाहिद खान अब्बाई साहब छोड़ गए, जवेद हाशमी साहब छोड़ गए, मिफ्ता साहब छोड़ गए, उसके जुबैर साहब छोड़ गए, फिर उसके मेहताब अब्बासी साहब वो छोड़ गए, लंबी लिस्ट है। अब ख्वाजा आसिफ साहब इज ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक। क्या वजह है? उनके साथ प्रॉब्लम थे या पार्टी लीडरशिप के साथ कहीं प्रॉब्लम है? आप किसको देखते हैं कि ये किन का कसूर है? अच्छा, सारों का केस डिफरेंट है। ओके, इसके लिए सारों का केस एक एक करके डिस्कस हो सकता है। जैसे अभी जुबैर साहब के बारे में मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा। मैं बताता हूं सर, मैं बता। जुबैर साहब ने कहा जी शहबाज शरीफ साहब ने चाइना में बड़ा दावा किया जी हमारी हुकूमत का कोई करप्शन केस नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं बताता हूं, 4 बड़े उन्होंने केसेस करप्शन के बताए हैं जो शहबाज शरीफ साहब को डायरेक्ट नाम लेकर उनके बच्चों का। उन्होंने कहा शुगर स्कैंडल है, 300 बिलियन रुपीज का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बताया गया है और शहबाज शरीफ साहब के अपने बेटे की शुगर मिली है जिन्होंने बेनिफिट किया है, बाकी उनको भी नाम लिया, उन्होंने भी किया है। और साथ में उन्होंने सदर जरदारी साहब का भी कहा, उनके भी शुगर मिले। उन्होंने
होगा, 300 अरब ये होगा। फिर उन्होंने वीट गंदम स्कैंडल की बात की, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट है पार्लियामेंट में पेश हुई और वहाँ कमेटी ने 300 अरब की उन्होंने वहाँ पे बात की। फिर अभी उन्होंने कभी ठेका दिया गया, कंट्रैक्ट दिया गया किसी कंपनी को, और दोबारा कैपेसिटी चार्जेस वाला डॉलर वाला वो सिलसिला फिर शुरू कर दिया है। फिर उन्हें मरियम नवाज साहिबा का कहा जनाब कि जब यहाँ फ्लड्स आ रहे थे, लोग मर रहे थे, वो वहाँ पे जापान में गई हुई थी और वापस जब आई है 26-23 को, वो सीधा वहाँ पे लाहौर जाने की बजाय पंजाब में वो मरी चली गई थी कि एक्सटेंशन देनी थी या वट एवर जो भी चलना था। सो ही हैज लैश्ड आउट एट, उन्होंने बड़े सख्त, ऐसी सख्त गुफ्तगू शायद मेरा ख्याल है पीटीआई वाले भी नहीं कर सके थे जितनी मोहम्मद जुबैर साहब ने की है सर। ये उनके अल्फाज थे सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि मोहम्मद जुबैर का पॉलिटिकल कैरियर क्या है, पहला क्वेश्चन ये है सर। और जब भी आप इस लॉट से लोगों को उठाएंगे और जब वो अपने मफादात हासिल नहीं कर सकेंगे, कि वही मोहम्मद जुबैर है ना जिनके मुंह से मरियम नवाज साहबा की तारीफ करते हुए थकता नहीं था ये मुंह, शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए थकता नहीं था ये बंदा, मेरे कानों ने सुना, आंखों ने देखा। तो आज अगर वो बैठ के ये गुफ्तगू कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी गुफ्तगू में कोई सदाकत नहीं है। आज मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मरियम नवाज के बारे में कह रहा हूँ जी मेरे लीडर हैं, मेरी वजीर आला बड़ा काम कर रही है, शहबाज साहब दिन रात मेहनत करते हैं, खुदा ना खास्ता 19-20 हो कल मैं बैठ के आपके प्रोग्राम में ये कर रहा हूँ तो लोग मुझे क्या कहेंगे, लान तान करेंगे। रक्कल हसन साहब, और मेरी बात सुने, अगर वो उनके बच्चों तक जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर तक जाएंगे, तो उनके वालिद साहब के क्या करतूत थे पाकिस्तान के हवाले से, मशरकी पाकिस्तान के हवाले से, सारी दुनिया को नहीं पता। पहले तो इनको माफियां मांगनी चाहिए, फिर जमहूरियत की बात करनी चाहिए। ये खुदा के लिए फिर आप कहते हैं ना जी मैंने एक बंदे के नहीं, हमारी पार्टी के अंदर 5-6 लोग चले गए हुए हैं। मैं खुद उनके बारे में भी इसी तरह बात करता था, टीवी पे भी आपने सुना होगा, और नेशनल असेंबली के अंदर भी जवाब देता था। तो इसलिए मुझे सिर्फ ख्वाजा आसिफ के साथ न जोड़ा जाए, मैं हर उस बंदे के, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे मैंने हाथ रखा है, मुझे समझ आ गई पार्टी को, बाद में लीडरशिप को, हाँ भी यार इसके बारे में जो बंदा वो कहता था ठीक कहता था। अब आप देखें ना, अगर उसने जो मियां नवाज शरीफ साहब के, शहबाज साहब के बच्चों के बारे में बात की, या वो जापान की बात की, मरियम बीबी के बारे में, शर्म आनी चाहिए। यानी एक ऐसा शख्स उसके निकाले ना चलाएं एक तरफ उसके तमाम बयानात। मैंने फिर पहले आपको अर्ज किया कि मैंने 2007 में स्विच ओवर किया जमात इस्लामी से, आपको याद होगा जी एंड में, ठीक है सर। मुझे बताएं आज तक कभी मेरे मुंह से आपने कभी मुखालफत में बात सुनी है? अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, कहने से कोई इंसान को कोई बात आ जाती है तो उनको क्या गुस्सा सर से क्यों छोड़ा उन्होंने? मोहम्मद जुबैर साहब जैसे आपके उनके मरियम साहबा के वो थे, तर्जमान थे, बल्कि वो तो जनरल फैज और जनरल बाजवा साहब से खुफिया मुलाकातें की थी 8-8 घंटे। मरियम नवाज साहबा का नवाज शरीफ साहब का केस प्ली किया था, सो क्लोज। उन्होंने भी तो कुर्बानियां दी है ना आपकी पार्टी के लिए, वो जर्नलों से मिले, उन पर बाद मीडिया ट्रायल हुआ, उनको फौज ने, एजेंसियों ने बड़ा तंग किया, उन्होंने भी सफर किया, बहुत सारे स्कैंडल उनके बनाए गए, उनकी फैमिली को तंग किया गया, थ्रेट्स दी गई। फिर क्या हुआ आखिर इतना डाई हार्ड फैन, इतना क्लोज? पहली बात ये नहीं डाई हार्ट वाला मामला कुछ और है भाईजान। डाई हार्ट के लिए ना आप बीट रिपोर्टर रहे हैं क्लासरा साहब के? नहीं सर, मैं पार्लियामेंट रिपोर्टर हूं सर, मैं बीट कभी नहीं की सर। ओहो, पार्लियामेंट भी बीट ही होगी ना सर, क्या हो गया सर? वो मैं कर रहा हूं सर 24 साल से। आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं, आप समझते हैं कि सर आपने मरहल तय करके यहाँ पहुंचे। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। और आपका मुकाबला वो बंदा नहीं कर सकता जो पेंट को टाई पा के आगे बैठ के सामने होने शुरू करता, ठीक है सर। इसी तरीके से जो पॉलिटिक्स है उसके लिए भी मराहल हैं, जो तो मराहल से गुजर के आएगा। अब मिफ्ता इस्माइल साहब, हाँ मुझे बताएं ना, हमने अब पार्टियां भी तो गलतियां करती हैं, किसने कहा कि पार्टियां फरिश्ता हैं? पार्टियां गलतियां नहीं करती। जब आप शॉर्ट कट से बंदों को लेंगे तो रिजल्ट भी यही निकलेगा। क्या हम पे जुल्म सितम के पहाड़ नहीं ढाएंगे? हमें तो सिर्फ यही कहा गया था ना कि आप पार्टी छोड़ दे तो आप वजीर आज़म अपना, आप पार्टी के अपना, आप सुबह 25 साल कैद खत्म हो जाएगी, ठीक है सर। कहने से मुराद है जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो अपने लीडर के साथ अच्छे और बुरे वक्त में खड़ा रहता है, और अल्लाह फिर उसकी मदद भी करता है। उससे सारे मराइल दरियाएं बिछाई होती हैं, कुर्सियां बिछाई होती हैं। उसने वो बीट रिपोर्टर की तरह उसने अपने हल्के के कारकुन की हैसियत से
अपने मराइल तय करके, मतलब आप उनको सियासी नहीं समझते सर, ये जिन लोगों के नो नॉट एट ऑल उसमें, नो नॉट एट ऑल। लेकिन वो ये कहते हैं इतराज आएगा सर, भाई साहब एक इतराज आएगा कि जब तक वो आपके साथ खड़े थे, वो मिफ्ता साहब हूँ या न जुबैर साहब हूँ, तो वो पॉलिटिकल वर्कर भी थे, वो चीफ भी थे, वो सब कुछ वो बेहतर था। वो जनरल उमर वाला भी वो याद नहीं था 71 वाला सर, कहते हैं जब मुखालफों के साथ मिल जाए फिर याद आ जाता है। जी सर जी, जब मेरे को वीडियो निकाल के लाएंगे ना उनकी तारीफ के, तो फिर आप कहिएगा कि अब्बासी साहब आपने बुग़्ज़ का मुजाहरा किया। सर जी मेरी नहीं निकलेगी, मैं उस वक्त भी यही कहता था। मैं चंद ऐसे लोग थे, देखिए ना जी, जिनके बारे में मुझे पता था कि ये पैराशूट से या शॉर्टकट ढूंढ के आए हैं, तो मैं कहता था ये आज है कल नहीं होंगे, जरा मुश्किल आएगी भाग जाएंगे, या कोई और चीज नजर आएगी, अट्रैक्शन नजर आएगी, भाग जाएंगे। तो कहने से मुराद है मुझे तो ये कभी इम्कान है कि अगर उन्होंने ये इल्जामात लगाए हैं तो उनको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ छोड़ने वाला नहीं है, ये आप ज़हन में रखें। उसने बानी पीटीआई को नहीं छोड़ा जी। बानी पीटीआई ने जितने इल्जामात शहबाज शरीफ पे लगाए, आप मुझे अपने जाके पता कर लें। अल्फा ईमानन कहता हूं, वो कोर्ट में जाके शर्मिंदा हुआ है और पेश नहीं होता उसका वकील। सही। अब्बासी साहब जाते जाते प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी वजीर आजम पेश होते हैं कोर्ट में कि जी मेरा मुल्ज़म है ये बानी पीटी, इसने मुझ पे इल्जाम लगाया था। जी जी, जाते जाते एक सवाल और जो है वो आपके सामने पेश करती जाऊं। आपके ही साथी हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने मरी में जो रीसेंट मीटिंग हुई उसके हवाले से भी उन्होंने कुछ बात की है, उसके हवाले से भी कोई कमेंट कर दें। उन्होंने कहा तसलसल जो है वो तय हो गया है कि जारी रहेगा। किस तसलसल की बात कर रहे हैं? हुकूमत के चलने के तसलसल की बात कर रहे हैं? नवंबर के बाद आर्मी चीफ के पोस्ट की तसलसल की बात कर रहे हैं? क्या कहना क्या चाह रहे थे? नहीं मैं तो, मेरी बात सुने, मुझे तो राना सनाउल्लाह मेरा प्रेसिडेंट है, तो राना सनाउल्लाह ने जो कह दिया उसके बाद मेरा कहना बनता ही नहीं है। और जिस तसलसल की भी उन्होंने बात की है, मैं उसकी जिसे कहते हैं तायीद करता हूँ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अब्बासी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नाजरीन, हनीफ अब्बासी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। कुछ मजीद इशूज़ हैं, डिस्कस करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम नाजरीन। चेयरमैन SECP, कमिश्नर्स और अफसरान का 37 करोड़ रुपए की तनख्वाहें, बोनस और मरात लेने का मामला जो है वो सेनेट खजाना कमेटी में पहुंच गया है और क्लास्टर साहब जो है वो वहां पे मौजूद थे। और क्या क्या जो है वो बातें डिस्कस हुई, क्या क्या इश्यूज उठाए गए, ब्यूरोक्रेसी और खुद मुख्तार इदारों के बोर्ड मेंबरान का क्या गठजोड़ है, उस हवाले से भी बात हुई और भी मजीद इंकशाफात हुए उस खजाना कमेटी में। जान लेते हैं क्लास्टर साहब से डिटेल्स जानते हैं। जी क्लास्टर साहब, आप जो है वो मैं भी था और मेरे साथ इमरान मगराना भी थे। आज सेनेट के फाइनेंस कमेटी का इजलास था, वन ऑफ द बेस्ट कमेटीज। मेंबर बड़े अच्छे हैं, सलीम मांडवी वाला साहब चेयरमैन है, अनुशा रहमान साहब हैं, मोहसिन अजीज साहब हैं, डॉक्टर ये उसका अफनानुल्लाह साहब हैं और दिलावर खान साहब हैं। एक लंबी लिस्ट है, एक भुट्टो साहब भी हैं मेरा ख्याल है। सो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको पता चलती रहती। आज जो एजेंडे पे मेन था और भी था, वो ये था कि SECP की पहले स्टोरी हम कर चुके हैं। 37 करोड़ रुपए की उन्होंने कुछ 4 वहाँ पे कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपने आप को बैठ के खुद अपनी तनख्वाह का तयन, आप रो रहे थे चेयरमैन सेनेट और उसके स्पीकर की तनख्वाहें जो उन्होंने खुद मुकर्रर करें, पूरी कौम नाराज हो गई थी। और जो हमारे MNAs MPs ने को भाई साहब उन्होंने चंद लाखों में की होंगी, अगलों ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक तनख्वाह मुकर्रर कर ली अपनी एक कमिश्नर साहब ने, एक ने। ये मतलब 1 करोड़ इस मुल्क में मेरा नहीं ख्याल है किसी सरकारी सेक्टर में किसी की इतनी बड़ी तनख्वाह होगी। ये तो वजीर आजम के मुंह में पानी आ जाएगा। ये मैं मरात अभी पढ़ूंगा कि उनको क्या क्या उनको दी गई है, ये वजीरों के आ जाएगी। MNAs के कहाँ टाइम जाया कर रहे हैं, रोज पब्लिक से और मीडिया से गालियां शालियां भी खाते हैं और फिर पैसे भी चंद लाख मिलते हैं। इधर देखे छुपे रुस्तम निकले हैं। और मजे की चीज ये है जो इसमें बताई गई है, मैं आपको अगर बताऊं 17 के करीब हेड्स हैं SECP ने, इन्होंने बैठ के, जी हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, खुद इन्होंने बैठ के बोर्ड में इन्होंने मीटिंग करके, तो बोर्ड के अरकान खुश हुए कि आपकी बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं। इन्होंने पिछले कई माह से 18 माह के करीब बताया जा रहा है, पिछले डेट से इन्होंने अपने आप को बोनसेस दिए, तनख्वाहें बढ़ाई हैं। अच्छा। चेयरमैन आकिफ साहब ने, आकिफ सईद साहब हैं, और फिर इसके बाद इनके मेरा ख्याल अब्दुर्रहमान वड़ाई साहब हैं, फिर इसके बाद इनके मुश्तबा अहमद लोधी साहब हैं, फिर कोई आमिर अली खान साहब हैं। इन्होंने टोटल को 37 करोड़ के करीब के इनका पैकेज बनाया जो इन्होंने बोनसेस तनख्वाहें बढ़ाई हैं। और 10-11 करोड़ रुपया एंटरटेनमेंट भी है और रिक्रिएशन वगैरह भी है, वो भी सारा इसमें वो अलग है, इससे हट के है।
इसमें मजे की चीज जो है जरा मैं अगर आपको सुनाना चाहूँ, आज उन्होंने अनुशा रहमान साहब ने अच्छी उन्होंने क्वेश्चनिंग की है, ग्रिलिंग की, सलीम मांडवीवाला साहब ने की है। मेन जो इसमें रोल निकला है ना, इन्होंने बोर्ड बनाए थे कि बोर्ड होते हैं इनको रेगुलेट करेंगे और इनको कोई इस तरह की गलत हरकतें नहीं करने देंगे। पावर्स तो दी गई थी बोर्ड को ताकि इंडिपेंडेंट इनको चला सकें, लेकिन पता ये चला है जो बाढ़ जो है ना, जिसने प्रोटेक्ट करना है खेत को, बाढ़ खाना शुरू हो गई, वो मिल गए उनके साथ जो आगे जो मतलब खेत को चोरी करने आ रहे हैं ना, बाढ़ रोकने की बजाय, गार्ड रोकने की बजाय वो उनके साथ मिल गए हैं। अच्छा। जो स्टील करने आए हैं। मतलब इस केस में क्या हुआ है, बोर्ड के 6 या 9 मेंबर हैं, इसमें 3 जो हैं, एक फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, सही, एक आपके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, एक लॉ सेक्रेटरी हैं। वैसे लॉ सेक्रेटरी से याद है, मैं उस पर खैर आता हूं, मुझे याद दिलाइएगा, उनका जो वहां पे आज हशर किया गया ना लॉ सेक्रेटरी साहब का, अच्छा। मैं होता इस्तीफा दे जाता। जो आज वहाँ पे अफनानुल्लाह साहब ने किया है, जहाँ पे बाकी उन्होंने सेनेटर्स ने किया है, जहाँ पे उनके साथ अनुशा रहमान साहब ने किया, और उनको जिस तरीके की ग्रिलिंग की गई और जिस तरह के वो मतलब राजा नईम साहब में बुरे तरीके से नाकाम रहे। मेरे जैसा बंदा होता ना, मैं दिल से कह रहा हूँ, जितना वहाँ पे ग्रिल किया गया है उनको, वो रिजाइन कर देता। मुझे कहने में मैं आता हूं उस पर, अगर टाइम थोड़ा सा हमारे पास हो, नहीं तो हम कल कर लेंगे जी, कि आपके लॉ सेक्रेटरी के साथ क्या हुआ। लॉ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और कॉमर्स सेक्रेटरी ये मेंबर हैं इस बोर्ड के SECP के। इनको इसी काम के लिए रखा गया था कि आपने ये काम नहीं होने देने। ये तीनों वहां पे थे और 6 मेंबर और हैं प्राइवेट सेक्टर से, और 6 के 6 आपकी कराची से हैं। अच्छा। जरा दिलचस्पी देखें, मतलब कोयटा का कोई नहीं है, कोई पिशावर का नहीं है, कोई लाहौर का नहीं है, चलो इस्लामाबाद का ना डालें, 3 सेक्रेटरीज हैं। आपने कराची के 6 बंदे उठा के बोर्ड में डाल दिए हैं, और मुल्क में कोई काबिल बंदा नहीं था। 6 बंदे वो 3 ये इन फेडरल सेक्रेटरीज ने, तीनों ने इन्होंने ये सारे के सारे पैकेज इनको लेके दिए। ये बोर्ड में बैठे तो किसी ने अपोज नहीं किया। यही बात अनुशा रहमान साहब ने की, यही सलीम मांडवीवाला साहब ने की, मोहसिन अजीज साहब ने कहा कि आप लोगों ने कोई डिसेंट की कि इतनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। और फरूक नायक साहब ने पिछली दफा कहा था, आज वो मीटिंग में नहीं थे शायद, कि जनाब आपको हमें कानूनी तौर पर पावर्स है हमारे पास, हम पावर लेकर आए हैं, हम ये बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी फरूक नायक साहब ने, उन्होंने कि आपको पावर अगर हुकूमत ने दी थी कि आप बोर्ड के तनख्वाहें आपने बढ़ा सकते हैं, उसका मतलब ये था कि आप करोड़ों रुपए की तनख्वाहें कर लें। मतलब ये हुकूमत ने आपको कहा था। अगर आप पे एतमाद किया गया तो एतमाद का आपने ये नतीजा निकाला है वहां पे, तो पता ये चला जनाब, इन सारों ने आपकी फेडरल ब्यूरोक्रेसी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इन्होंने बैठ के, जो उसने राशिद लंगड़ियाल साहब ने बात की, उन्होंने कहा ये कर क्या रहे हैं बोर्ड जो है, ये यहाँ पे पहले बोर्ड के मेंबरान जो है मिला के ये उनकी तनख्वाह मरात जो है चेयरमैन MD के बढ़ा देते हैं, करोड़ों कर देते हैं बोनसेस। वो जवाबन गजल के तौर पर वो मेंबरान के पर्क्स बढ़ा देते हैं, वो इनको नवाजते हैं, ये उनको नवाजते हैं। और ये धंधा यहाँ पे चल रहा है और हर बोर्ड पे चल रहा है। और बोर्ड की मुझे ये पता चला है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इनकी पूरी वो मंगवाई भी है डिटेल के, जितने बोर्ड हैं, कोई 33 के करीब बोर्ड हैं, इनके CEO कर क्या रहे हैं। सो जनाब पता ये चले, हालांकि बहुत सारी डिटेल्स है इसमें, और जिस तरीके की वहां पे चीजें सामने आई हैं, इट्स ए वेरी शॉकिंग कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के बगैर ये लूट मार इस तरह की, जिसको कानून का नाम दिया हुआ है, कि आपने बैठ के 17 कॉलम्स हैं यहाँ पे, बेसिक सैलरी जो है इनकी, इन तमाम की, आमिर साहब की, आकिफ साहब की, अब्दुल वड़ाई साहब की, ये मुज्तबा साहब की, 1,38,00,000 ये बेसिक है चारों की, एक की। फिर इसके बाद इनकी पर्सनल पे है 52 लाख रुपए, एक बेसिक है, एक फिर 52 लाख है, फिर मेडिकल अलाउंस, ये बीमार हूं ना हूं, मतलब इनसे पूछना चाहिए 13 लाख रुपया इनको मिल रहा है, वो बीमार होने को मिलेगा। हालांकि एक्चुअल पे होते हैं, बिल पेश करते हैं ना, कोई बिल इन्होंने पेश नहीं करने। अच्छा, इनको यूटिलिटी अलाउंस है वो फिक्स मिल रहा है 13 लाख रुपए ये तमाम लोगों को। इसके बाद जनाब इनको अर्दली अलाउंस 2,40,000, ड्राइवर अलाउंस मिल रहा है, LFA पता नहीं ये क्या चीज है 11 लाख, बोनस मिला है 57 लाख रुपए का। फिर इसके बाद प्रोविडेंट फंड है आपका 13 लाख का, VPS मुझे नहीं पता है क्या चीज है, 13 लाख उसका दिया है, क्लब की मंथली मेंबरशिप है 70, ठीक आपकी 17 लाख से रुक जाए आप। हाँ। ये कास्ट ऑफ या मोबाइल फोन इनको अलहदा मिल रही है, सिक्योरिटी गार्ड की इनको जनाब यहाँ पे आपको 14 लाख वो मिले हैं, पेट्रोल के 13 लाख वो मिले, मोबाइल फोन रनिंग कास्ट जो है वो 1,33,000 से एक को मिला है। इस मुल्क में आपको लगता है ये गरीब मुल्क है, 8,000 अरब हमने सूद देना है, हमारा वाकई बाल मेरे तो वैसे बाल सर पे काम है, एक बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। लोग वहां पे इस वक्त सलाम में वो डूब रहे हैं, और इन लोगों की अयाशियां देखकर मुझे अफसोस होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और बड़े बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट वहां पे बैठे हैं, और लॉ मिनिस्ट्री ये आपकी जो आज थी वो, ये सारे मिल के इन्होंने इनकी ये सारी मराहत इन्होंने की। इट्स अ वेरी वेरी रिग्रेटफुल एंड शॉकिंग थिंग कि आप
आपने 4 लोगों को बैठ के उनकी मर्जी के मुताबिक उन्होंने जो मांगा है, उनको पावर्स दी हुई हैं कि वो खुद को आज कहा है उन्होंने, उसकी चेंज बैक है। उन्होंने अनुशा रहमान साहब ने उन्होंने मूव कर दिया, उन्होंने कि इनकी पावर्स वापस ले। आज उन्होंने कहा है, उन्होंने सलीम मांडवीवाला साहब ने, उन्होंने सेक्रेटरी लॉ साहब, उन्होंने जो कुछ मांगा आपने कहा दे दो दे दो, भी कौन से इनकी जेब से जा रहा था। और आज मेरे ख्याल से वहां पे डिफेंड भी कर रहे थे, उनको डिफेंड कर रहे थे। इतनी उनको इतनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी। मतलब मेरे जैसा बंदा होता है जो सेक्रेटरी लॉ के साथ मीटिंग में हशर किया गया ना, मैं इसकी बजाय इस्तीफा देकर ना घर जाना बेहतर करता। और वो 5 मिनट बाद नॉर्मल थे, कोई मसला नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, आई वाज अमेज्ड। ठीक है जी, इसी पॉइंट पे नाज़रीन आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।